यार हम स्टूडेंट्स हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम खुद का सेल्फ डाउट हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, खुद समझ नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, डिप्रेस हो जाते हैं। कोई सवाल करने बैठते हैं, अगर दो तीन सवाल कर रहे हैं तो अगर नहीं हो रहा है तो खुद पर डाउट होता है, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है। फिर क्या होता है, अगर एंट्रेंस देने भी गए, किसी एग्जाम में बैठे, फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां से आके हम सोचने बैठ जाते हैं, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, एग्जाम मेरे लिए नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो खुद के ऊपर डाउट आ जाता है। एक दो सवाल के लिए हम फुल डिप्रेस में हो जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग डर जाते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो है, ये स्टूडेंट्स को रोक लेता है, क्या करता है, उनको डिप्रेस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हर स्टूडेंट्स के ज़िंदगी में पढ़ने बैठते हैं, जो पढ़ रहे रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। बार बार प्रैक्टिस करते फिर भी चीज़ नहीं होता। तो खुद पे खुद डाउट करने लगते कि ये कहीं मैं ये सही रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, गलत रास्ते में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या गलत है, क्या मेरे से ये नहीं हो पाएगा। और वो हार मान लेते, लेकिन वहां पे हार नहीं मानना। क्यों? क्योंकि अगर जिंदगी हमारे हिसाब से चलने लगेगा तो जिंदगी थोड़ी है, उतार चढ़ाव होता रहेगा। उससे डरना नहीं है, हमें उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। ठीक, उससे एक सवाल नहीं हो रहा है, दो सवाल नहीं हो रहा है, तीन सवाल नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो। ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल चीज़ है, सोल्यूशन मिल ही जाए, लेकिन हार नहीं माने। अगर तुम एक बार दो बार में हार मान के बैठ जाओगे तो तुम अपना मंजिल को नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुम ये सारे ऑब्स्टेकल तुम्हारा उड़ान को रोक नहीं सकता। तुम ये सारे ऑब्स्टेकल के वजह से अपने आप को रोक मत लो, क्योंकि तुम पंछी हो, पतंग नहीं, जो कोई डोर तुम्हारा उड़ान रोक ले। तो इसी के साथ ही हम कभी कभी क्या होता है, एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस किए रहते हैं, हमारा 100% दिए रहते हैं, फिर भी हम सोचने लगते हैं अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या मैं एग्जाम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सवाल मन में पैदा होता है। बस आप एक बात सोचो, एक सीड है, उसको अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है, अच्छा क्लाइमेट कंडीशन मिल रहा है, और उसको अच्छा सॉइल मिल गया, अगर सारे उसको जो जो चाहिए चीज़ वो अगर सब मिल गया, ठीक है, तो ग्रो क्यों नहीं करेगा। अगर उसको सॉइल प्रॉपरली मिल गया, उसको वाटर प्रॉपरली मिल गया, उसको सनलाइट प्रॉपरली मिल गया, उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसको अच्छे से मिल रहे हैं तो ग्रो क्यों नहीं करेगा। और ये बात भी है, ग्रो करने के लिए सारी चीज़ का रिक्वायरमेंट भी है। अगर कोई चीज़ कम हो गया तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो हम जब किसी फील्ड में जा रहे हैं, उससे जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये सारे रिक्वायरमेंट, जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ को पहले इकट्ठा करना है। ये सारी चीज़ को इकट्ठा करके अगर तुम सीड लगाओगे, अगर एक सीड लगाते हो जिसका प्रॉपर सारे कंडीशंस है, तो वो ग्रो जरूर करेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, लगे पड़ो पढ़ाई में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। तो आज है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे, देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 11 का 5th चैप्टर, एंड हम करने जा रहे हैं उसका आज शुभारंभ। तो लॉज ऑफ मोशन जानने से पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है आज, लॉ ऑफ मोशन। तो ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारे मजेदार चीज है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मजेदार चीज है। तो ये सारे लॉज के बारे में, लॉज ऑफ मोशन, मोशन का कौन कौन सा लॉ ऑबे करता है। देखो, कोई भी चीज को, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक चीज को एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए कुछ लॉज होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। आज लाइक आवर कंट्री, हमारी कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं, इतना पॉपुलेशन है, सबको मेंटेन करने के लिए कुछ लॉ चाहिए कि नहीं। जैसे लॉ है, कोई ये गलती करेगा तो उस हिसाब से ये पनिशमेंट मिलेगा, कोई ये गलती करेगा तो उस हिसाब से ये पनिशमेंट मिलेगा, कोई ये काम करेगा तो उसका ये प्राइज मिलेगा। तो ये सारे क्या एक लॉ है कि नहीं। उसी तरह हमारा नेचर का भी कुछ ऐसे लॉ है जिसको ओबे करता है, हर पार्टिकल्स उसको ओबे करना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, वो करता ही है, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे पहले फोर्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले फोर्स के बारे में तुमको जानना है,
फोर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर फोर्स के बारे में नहीं पता होगा तो लॉज ऑफ मोशन कैसे करो यार, क्योंकि मोशन में आने के लिए बॉडी को फोर्स का जरूरत है कि नहीं। तो पहले हम देखेंगे फोर्स किसे बोलते हैं। तो फोर्स को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स यार तुमको थप्पड़ लगाए तो ये फोर्स लगाए, गाड़ी को धक्का लगाए तो फोर्स लगाए, कोई भी चीज को खींच के ला रहे तो यहाँ पे भी फोर्स लगा रहे कि नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना तो ये भी एक फोर्स है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी कुछ फोर्स दे रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे भी कुछ फोर्स दे रहा हूँ। तो जिंदगी में हर कहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ फोर्स देते हैं। तो पहले फोर्स होता है क्या, तो हमने तो बोल दिया, हर कहीं पे हर जगह पे हम थोड़ा बहुत कुछ भी काम करेंगे तो वहां पे फोर्स देना पड़ता है। तो फोर्स होता है क्या, फोर्स होता है सिंपली ही ये नोन एज पुल और पुश। तो फोर्स इज सिंपली नोन एज पुल और पुश। कोई भी चीज को, ये क्या है, फोर्स एक एजेंट है। क्या है, फोर्स एक एजेंट बोल सकते हो। क्या करते हैं, पुल देता है यानी तो पुश देता है। तो सिंपली फोर्स इज ए पुल और पुश। ये क्या है, कोई भी चीज को खींच रहे तो ये पुल, ठगल रहे पुश। तो फोर्स सिंपली ये पुल और पुश को हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन फोर्स जितना आपको मामूली चीज लग रहा है कि नहीं, फोर्स उतना मामूली चीज है नहीं। ये बहुत सारी चीज कर सकता है, ठीक है, बड़े बड़े को सीधा कर सकता है। एक स्टूडेंट जो नहीं पढ़ता है उसको पढ़ भी सकता है, तो थप्पड़ लगा दो पढ़ना स्टार्ट करा देगा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, बहुत सारी चीज करता है, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकता है, इसका फर्स्ट क्या है, ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का क्या कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। अब ये क्या है, एक कार क्या है, यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल में बैठा हूँ, मेरा गाड़ी बंद है और मैं बैठ के धीरे धीरे पैर से ऐसे करके जा रहा हूँ। मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त आके पीछे से क्या किया, बहुत जोर से फोर्स लगा दिया, धक्का दे दिया। क्या दे दिया, धक्का दे दिया। तो मेरा गाड़ी और थोड़ा स्पीड में जाएगा कि नहीं। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। एक फुटबॉल है, ठीक है, एक क्या है, फुटबॉल है। यहाँ से ये मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा पैर से मार दिया तो क्या हुआ, थोड़ा धीरे 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 जा रहा था। मेरा दोस्त उधर से आया, अचानक से फटाक से यहाँ पे किक लगा दिया, तो ये क्या हुआ, फुल स्पीड से जाने लगा। तो क्या हो गया इसका, ये फुटबॉल जो था उसका स्पीड चेंज हो गया कि नहीं। तो फोर्स किसके वजह से स्पीड चेंज हुआ, ये फोर्स की वजह से स्पीड चेंज हुआ कि नहीं, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होता है, ये बॉल को यहाँ से जब मैं मारा तो कुछ देर बाद जाके रुक गया। तो कैसे रुक गया, कौन उसे रुका, यहाँ पे नीचे जो सरफेस के साथ फ्रिक्शन हो रहा है, ऑपोजिंग फोर्स, वो फ्रिक्शन क्या करे, इसको फोर्स देके इसका रोक रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड घटते जा रहा है कि नहीं। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी बॉडी का स्पीड को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स, फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द रेस्ट बॉडी इनटू मोशन, ठीक है। चेंज ए रेस्ट बॉडी इन मोशन। तो एक बॉडी अगर मान लो किस में है, रेस्ट में है, तो उसको क्या कर सकता है, ये मोशन में ला सकते हैं। हाउ, कोई भी चीज है, देखो अभी ये चीज है यहाँ पे रेस्ट में है कि नहीं, ये रेस्ट में, यहाँ पे मोशन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा फोड़ देता हूँ, मोशन में आया कि नहीं। तो वैसे क्या सकते हैं, यहाँ पे जैसे फुटबॉल था, यहाँ पे फुटबॉल यहाँ पे बस रेस्ट कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, कुछ एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ। तो जैसे मैं फोर्स दिया, एक में किक लगाए तो ये मोशन में आ गया कि नहीं। तो बॉडी क्या कर सकते हैं, रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। ये फोर्स कैन मेक ए रेस्ट बॉडी इनटू मोशन, ठीक है। जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। उसी तरह अगर रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकता है तो मोशन को कन्वर्ट इनटू रेस्ट कर सकता है कि नहीं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में, अगर बॉडी मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकता है कि नहीं। जैसे साइकिल घुमा रहा है, ठीक है, साइकिल का चक्का घूम रहा है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो मैं फोर्स दिया, ठीक है, मैं पैडल में जैसे फोर्स दिया, वो क्या हुआ, रोटेशन हुआ, तो वहाँ पे वो क्या हुआ, मोशन में आया। तो वो मोशन में आने के कारण क्या हो रहा है, मेरा चक्का मोशन में आया, ठीक है, मेरा व्हील जो है वो मोशन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्या किया, मैं ब्रेक दबाया, तो ब्रेक क्या क्या, जो ब्रेक है, ब्रेक शो का जो रबर रहता है, ठीक है, वो रबर क्या करे, वो जो चक्के के ऊपर क्या करे, प्रेशर दबा रहे कि वहाँ पे प्रेशर मतलब क्या, फोर्स दे रहा है, प्रेशर फोर्स देके क्या करे, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे मैं ब्रेक जैसे दबाया, वहाँ पे फोर्स दिया और क्या हुआ, मेरा चक्का घूमना रोक गया। तो मेरा चक्का पहले किस में था, मोशन में था, घूम रहा था, घूम घूम के आगे जा रहा था कि नहीं। तो जैसे ही मैं ब्रेक दबा दिया, वो क्या हो गया, रुक गया। तो वहां पे जो बॉडी मोशन में था, वो मोशन से सिंपली किस में कन्वर्ट हो गया, रेस्ट में आ गया कि नहीं। तो फोर्स यहाँ पे क्या किया, पहला चीज फोर्स स्पीड चेंज किया, फिर दूसरा क्या किया, रेस्ट बॉडी को मोशन में लाया, फिर तीसरा चीज क्या कर दिया, मोशन को रेस्ट में ला गया, ठीक है। और क्या कर सकता है फोर्स, चेंज द डायरेक्शन, change the direction of motion। फोर्स और क्या कर सकता है,
कोई भी बॉडी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करें, अभी कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा कि नहीं, तो वो जो जिस डायरेक्शन में मोशन में था बॉडी, तो हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं, फोर्स देके उस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते वक्त जैसे बॉल फेंकते हैं, ठीक है, बॉलर एक डायरेक्शन में उसको बॉल फेंकता है कि नहीं, बॉलर बैट्समैन की तरफ एक डायरेक्शन में बॉल फेंका, जैसे ही बैट्समैन के पास बॉल गया, बैट्समैन क्या किया, बैट से बजाया उसको, तो बॉल का कुछ डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में था, बैट्समैन के डायरेक्शन में था, बैट्समैन जैसे ही बैट से बजाया वहां पे फोर्स अप्लाई किया, वो बॉल के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं, फोर्स अप्लाई करके वो मारा तो सिक्सर हो गया। तो वहां पे चेंज डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, डायरेक्शन चेंज होकर फिर सिक्सर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं बॉल फेंका था, फोर्स देके ही बॉल फेंका था, तो फिर वहां पे वो क्या किया, बैट से अपना फिर से फोर्स लगाया, तो जैसे ही फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नहीं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी का जिस डायरेक्शन में मोशन रहेगा उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है कौन, हमारा फोर्स चेंज कर सकता है। और क्या कर सकते हैं, फोर्स और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जैसे कि थोबड़ा बैंड कर सकते हैं, थप्पड़ लगा देंगे तुम्हारे नाक में ऊपर, नाक का थोबड़ा पूरा थोबड़ा ही बैंड हो जाए। ठीक है, फोर्स और भी बहुत सारे शेप चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में जानने के बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। किसके बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो हम लोग क्या है, चैप्टर का नाम तो लॉज ऑफ मोशन में है, लॉज ऑफ मोशन के पास पहुंचेंगे तो क्या है, लॉज ऑफ मोशन पहुंचने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको इकट्ठा करके ले जाना पड़ेगा, नहीं तो लॉज ऑफ मोशन हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन जो है बेसिक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन दिए थे, 3 लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, अगर ये 3 लॉज ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर है तो फिजिक्स का 50% क्लियर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉज ऑफ मोशन जाने से पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, लॉ ऑफ INERTIA। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया टर्म का मतलब क्या है, इनर्शिया मतलब जड़त्व। ठीक है, तुम जहाँ पे हो वहाँ पे रहना चाहते हो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं उठना नहीं चाहता, मैं सोया हुआ हूँ, मैं सो के रहना चाहता हूँ, मैं उठना नहीं चाहता हूँ। कब तक नहीं उठूंगा, जब तक मेरे को कोई उठाएगा नहीं। ठीक है, मेरे नींद नहीं खुलेगा या मेरे को मन नहीं सोने का, मन है सोने का। तो इनर्शिया का मतलब क्या है, हम जिस पोजीशन में, हम उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, मैं साइकिल में हूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो साइकिल चलाना चाहता हूँ। ठीक है, वहाँ उतरना मेरे को अच्छा नहीं करके, मैं कार में अंदर सोया हूँ तो मैं वहाँ पे सो के रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ क्या है, इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया जानने से पहले, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटेरियल, कोई भी प्रॉपर्टी का मेटेरियल है जो क्या है, उसका पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, इनर्शिया का मतलब क्या है, ये बॉडी का प्रॉपर्टी है बाय व्हिच इट कैन नॉट, इट डजंट वांट टू चेंज इस प्रॉपर्टी, चाहे ये रेस्ट में हो या मोशन में हो। ठीक है, या जिस डायरेक्शन में हो, अगर मान लो एक बॉडी इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में रहना चाहता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। अगर एक बॉडी मान लो यहाँ पे रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, अगर ये बॉडी मान लो यहाँ पे मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करना चाहता, वो क्या है, लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट द इनर्शिया द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी may be virtue of which it cannot change by itself its state of rest or uniform motion in a straight line। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, ये खुद से चेंज नहीं करेगा, अगर कोई आके जबरदस्ती करवाता है तो सही है, लेकिन खुद से चेंज नहीं करेगा। अब मैं खुद से 6 बजे नहीं उठूंगा, अगर मेरे को कोई उठा रहा है तो जबरदस्ती में उठ सकता हूँ, लेकिन मैं 6 बजे खुद से नहीं उठूंगा भाई साहब, ये मेरा क्या है, इनर्शिया है। अगर मेरा कुछ मजबूरी है, मैं कह रहा कोई काम है तो ही मैं 6 बजे उठूंगा, अगर कोई काम धाम नहीं है तो मैं 6 बजे नहीं उठने वाला हूँ। ठीक है, अगर जब तक मेरे को कोई उठाएगा नहीं तो वो क्या है, मेरा इनर्शिया। मैं सोया हुआ हूँ तो मैं सो के रहना चाहता हूँ, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पढ़ाई करना चाहते हो जब तक कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं कर लेता यार। अगर तुम मस्ती करे तो मस्ती करते रहते हो जब तक कोई डिस्टर्ब करने लेता। तो तुम जिस पोजीशन में हो तो उस पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हो, वो क्या है, हमारा एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है। हर मेटल का एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, जो ये जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, अगर जिस डायरेक्शन में मोशन करे उसी डायरेक्शन में ही मोशन करना चाहता है, जब तक इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट इफेक्ट नहीं करता। तो ये क्या है, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया भी कुछ इसका टाइप है। तो इनर्शिया पहले आता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है एक तो, फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहला चीज कौन सा आता है हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
So what do you mean by inertia of rest? Inertia of rest is that a body wants to maintain its state of rest until unless external force is applied upon it. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपना और रेस्ट का पोजीशन को मेंटेन करके रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। कि बॉडी क्या है, जैसे कि हमारा बाइक है मान लो, ठीक है, बाइक को क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, बाइक को चल नहीं रहा है, वो स्टैंड में खड़ा हुआ है, वो तब तक स्टार्ट में ही रहेगा ना जब उसको कोई एक्सटर्नल एजेंस को मैं ला के रख लूंगा, स्टैंड से उतारूंगा नहीं, फिर स्टार्ट नहीं दूंगा, एक्सीलरेटर मोड़ूंगा नहीं, वो तब तक आगे नहीं पड़ेगा, वो तब तक वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। अब ये डॉक्टर क्या देखो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ही रहना चाहेगा, जब तक मैं इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं दूंगा वो यहाँ पे बैठेगा। पर जैसे ही मैं इसको फोर्स देता तो गिर गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब तक मैं उसको फोर्स नहीं दिया था वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, तो वो अपनी जगह को स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। तो ये हर बॉडी में होता है, ठीक है। Every material, every object that is in the state of rest, so it wants to maintain its state of rest until unless external force is applied upon it. So this is known as the inertia of rest. So what do you mean by inertia of motion? ऐसे inertia of rest पढ़ दीजिए, उसके बाद what do you mean by inertia of motion? Inertia of motion क्या होता है? As like inertia of rest, in the case of inertia rest, the body wants to maintain its state of rest until unless external force is applied upon it. But in case of inertia of motion, a body wants to maintain its uniform motion. If a body is in uniform motion, so it wants to maintain its uniform motion until unless external force is applied upon it to it maintain its state of uniform motion. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपना स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बजाय रखेगा जब तक एक उस पे ऊपर कुछ एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई नहीं होगा तब तक वो यूनिफॉर्म। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मोशन में है तो उसी हिसाब से उसी स्पीड में मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अप्लाई नहीं होगा। तो बताओ अभी जैसे कि एक फुटबॉल को जिससे मैं फेंका, ठीक है, उस फुटबॉल में फेंका या कोई भी एक बॉल को फेंक रहा हूँ तो कुछ देर बाद जाके वो रुक जाता है, लेकिन हमारे इनर्शिया ऑफ मोशन के हिसाब से क्या वो रुकना नहीं चाहता, क्योंकि हम एक बॉडी मोशन में है तो मोशन के स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। तो एक बॉडी जैसे मैं फेंक रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है, तो जैसे मैं फेंका कुछ देर बाद वो रेस्ट में आ जाता है। क्यों रेस्ट में आ जाता है? क्योंकि हमारा लॉ तो बताता है वो रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इनर्शिया मोशन में है। तो वहाँ पे रेस्ट में क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई होता है, जैसे कि वो रगड़ के जा रहा है कि नहीं, जैसे फेंके कुछ देर बाद कुछ एयर का रेजिस्टेंस के वजह से उसको अपोज करता है उसका मोशन को, फिर क्या होता है जैसे रगड़ता है सरफेस के साथ, वहाँ पे फ्रिक्शन मिलता है उसको, फ्रिक्शन से क्या होता है अपोजिंग फोर्स से तो उसका मोशन को रोक देता है, तभी वो रुक जाता है। लेकिन अगर वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखोगे जहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उसका मोशन करोगे तो बॉडी जितना स्पीड मोशन में रहेगा तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो स्टेट में रेस्ट में नहीं आएगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ ए बॉडी इज इन मोशन दैट इज वांट्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपॉन इट। फिर क्या आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? एक बॉडी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है तो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करके रखना चाहता है। कब तक मेंटेन करके रखेगा? जब तक उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। बॉल को मैं इधर डिस डायरेक्शन में फेंका था तो उस डायरेक्शन में ही मोशन में रहता। कब तक? जब तक बैट्समैन उसको मारेगा नहीं तब तक क्या नहीं होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जानने के बाद हमें एक और टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। और एक टर्म क्या है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। सो ये मोमेंटम सुनने में बहुत कूल लगता है, नहीं कि मोमेंटम। तो वैसे में मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है क्या? मोमेंटम इज the amount of motion contained by a body. If a body is in motion, the amount of motion it contains, that is known as momentum, ठीक है। एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ मोशन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। तो जो मोमेंटम है कि नहीं, इसको मोमेंटम को पी के यूज किया जाता है, पी वेक्टर। तो मोमेंटम वेक्टर क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। तो ये मोमेंटम डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता जाता है तो अगर बॉडी इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब क्या? बॉडी में ज़्यादा मास मोमेंटम होगा कि नहीं। तो इसलिए मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अगर मास भी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू एम वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वी नो दैट मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट बाय ए बॉडी। सो इफ द बॉडी हैव ए mass having heavy mass and it's have a heavy velocity then the momentum will be more, ठीक है। अगर क्या है दोस्तों, जैसे देखो एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है उसमें वो पूरा लोडेड है, ठीक है। एक ट्रक है, क्या है, पूरा लोडेड है और उसका वेलोसिटी कुछ है, ठीक है। तो क्या होगा, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है कि नहीं, वो मोशन में ज़्यादा है कि नहीं। उसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा, ज़्यादा मोशन मोमेंट मास ज़्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा, जो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा कि नहीं। और लाइक दैट एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उसको पहाड़ के ऊपर से छोड़ दिए, उसका मास ज़्यादा है
और क्या होगा, उसको थोड़ा सा भी फोर्स दे देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा कि नहीं, तो उसको मोशन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, छोटा सा पत्थर है, उसका मास बहुत कम है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसको फेंकेंगे, वेलोसिटी उसका ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पे भी उसका मोशन ज़्यादा है कि नहीं। तो इनकेस क्या है, मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी मोमेंटम ज़्यादा आ सकता है, और मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो वहाँ पे भी मोमेंटम ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट बाय ए बॉडी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। तो मोमेंटम जानने के बाद हम फाइनली पहुंचे कहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये क्या है, फिजिक्स का सबसे ब्रह्मास्त्र है। तो ये नहीं जाना तो तुम फिजिक्स का क्या जाना। अगर न्यूटन्स का 3 लॉ नहीं पता है तो तुमको फिजिक्स का कुछ भी नहीं पता है, फिजिक्स पढ़ते ही नहीं हो, तुमको फिजिक्स से मोहब्बत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर फिजिक्स को अच्छी तरह से जानना है, नेचर को एंजॉय करना है, नेचर के लॉ के बारे में जानना है, तो क्या है बाबा नेचर का लॉ, ये न्यूटन का 3 लॉ है, यही हमारा है फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण लॉ। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो न्यूटन ने दिया था 3 लॉ, कैसे दिए थे पता नहीं, कहाँ पे खाने बैठे, कहाँ पे मस्ती करने बैठे, वो क्या क्या ऑब्जर्व किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ से मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाले, फिर उसका कंक्लूजन दिया और हमको फाइनली मिल गया न्यूटन्स का 3 लॉ। जय बाबा न्यूटन। तो हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या देखेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है, एक थर्ड लॉ है। तो हम लोग आज इस वीडियो में 3 लॉ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस पढ़ेंगे एक ही लॉ के बारे में, क्योंकि सस्पेंस नहीं रखेंगे मजा कैसे आएगा। तो न्यूटन का 3 लॉ था, ठीक। पहले मैं 3 लॉ बता देता हूँ, उसके बाद एक एक को एनालाइज करेंगे। तो व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैं पहले से हिंट देता हूँ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया का जो लॉ है ना उसको ओबे करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरीबडी कंटिन्यूज is state of rest or state of uniform motion unless a external force is applied upon it. So that is known as Newton's first law of motion. एक बॉडी है, everybody in the universe maintain its state of rest or state of motion unless a external force is applied upon it. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक रेस्ट में रहना चाहेगा, कब तक मोशन में रहेगा, ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं। अगर तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे कि बॉडी है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ये अपन को रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा। जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे दिए, ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। उसी तरह की बॉडी मान लो मोशन में है, ये बॉडी यहाँ पे मोशन में है, यहाँ से मोशन से, तो कब तक मोशन में रहेगा, जब तक हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं, ये बस पार्टिकल का मोशन में ही नहीं, ये हर केस में अप्लाई होता है। हम लोग पढ़ाई नहीं करते, कब तक पढ़ाई नहीं करते, तब तक एग्जाम नहीं आता। जैसे एग्जाम का नोटिस आ गया, हमको एक एक्सटर्नल फोर्स मिल जाता है, फिर हम लोग पढ़ाई में लग जाते हैं, ठीक है। मैं 6 बजे तक सोया हुआ हूँ, मैं तब तक नहीं उठ रहा हूँ जब तक मेरा कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं पढ़ाने जाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, तो जैसे ही मेरा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो जाता है, मैं 7 बजे उठो जाके जाना है, ठीक है। मैं लेकिन तब तक मैं सोया रहता हूँ कि नहीं, तो मैं सो के रहना चाहता हूँ कब तक, जब तक मेरे को उठाता नहीं है या मेरा कोई काम नहीं आता है। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरीबॉडी wants to maintain its state of rest or state of uniform motion unless a external force is applied on it. Everybody wants to maintain its state of rest or state of motion until unless external force is applied upon it. तो भाई साहब हम लोग बताए, अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रही थी नहीं,
एक बॉडी क्या है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लेकिन 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 थोड़ी देर पहले जैसे बताया, एक फुटबॉल को हम लोग किक मारे, थोड़ी देर बाद अगर रुक जाता है तो वो तो मोशन में था। तो हमारा लॉ क्या बताता है, एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स कुछ अप्लाई नहीं हुआ। तो एक बॉडी जिसे मोशन में रुक क्यों जाता है, साइकिल को पेडल मार के छोड़ देते, कुछ देर बाद देखिए साइकिल रुक क्यों जाता है। एक फुटबॉल को मारे हो, कुछ देर जाकर रगड़ रगड़ के रुक क्यों जाता है, तो क्यों रुक जाता है भाई साहब, ये लॉ गलत नहीं है, वहां पे लॉ के हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोल रहा है। एक बॉल लेके रुक जा रहा है, किसका मतलब क्या है, वो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, लेकिन वो जो सरफेस के साथ उसका फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन क्या होता है, ऑपोजिंग फोर्स नहीं, वो फ्रिक्शन उसको फोर्स देके, एक्सटर्नल फोर्स देके रुक रहा है। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तो वो ऐसे मोशन में ही रहता। वहां पे लॉ ओबे कर ही रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा कि वहां पे फ्रिक्शन जो है उसको अपोज कर रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इसके वजह से रुक जा रहा है। लेकिन हमारा भाई लॉ पूरा करेक्ट है, एवरीबॉडी वांट्स टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अपॉन इट। जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स में ऊपर अप्लाइड नहीं करोगे वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो ये हमारा लॉ सही है, और ये जो लॉ है कि नहीं हर जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है, हर कंडीशन में अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री है बस इस इक्वेशन के लिए अप्लाई होगा, फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन के लिए वहाँ पे दूसरा लॉ अप्लाई होगा। यहाँ बस फिजिक्स है भाई साहब, ये फिजिक्स जो बोल दिए हर जगह पे, फिजिक्स हर केस में ये अप्लाई कर सकते हो तुम, ठीक है। कहीं पे भी नया केस में वो जाके बोलेगा नहीं नहीं ये इस केस में अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए तो दूसरा अप्लाई है। ये केमिस्ट्री नहीं है जो इस केस में इस रिएक्शन के लिए ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, फिर दूसरा रिएक्शन में उस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो बोले नहीं नहीं ये उस रिएक्शन की तरह, इस रिएक्शन के लिए नहीं था। लेकिन वैसा भी ये फिजिक्स है, फिजिक्स है, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि हमारा आ गया व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है। तो देखो हम लोग जैसे मोशन में रहते हैं, तो मोशन में कैसे रहते हैं, कैसे पता चलेगा, जैसे हम लोग एक बाइक के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं, जो पीछे बैठा रहता है, ठीक है, जो पीछे जैसे बैठा रहता है, जैसे बाइक को छोड़ते तुरंत वो लगता है बंदा थोड़ा पीछे की तरफ चला गया। एक्चुअली बंदा पीछे की तरफ नहीं चला गया, बॉडी क्या था, जो पीछे जब बंदा बैठा था वो रेस्ट में था कि नहीं, तो बॉडी का जो नीचे का पार्ट है वो बाइक के साथ आगे निकल जाता है, लेकिन बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है, देखो हमारा बॉडी था रेस्ट में था, तो जैसे गाड़ी बाइक मोशन में आया कि नहीं, हमारा बॉडी स्टेट में ही रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है, ठीक है। जैसे मैं बाइक में बैठा तो कुछ देर बाद जैसे मैं बाइक स्टार्ट दिया तो मैं ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है, फिर जाके आगे जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो रेस्ट में वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखना चाहता है। जैसे लेकिन बाइक सडनली मोशन में जाती है तो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, कुछ ही सेकंड बाद वो अपना फिर बाइक के साथ मोशन में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट का इंसिडेंट है। उसी तरह क्या है, तुम एक बस में बैठे हो तो फील की होगी जब बस सडनली ब्रेक मार देता है तो तुम आगे की तरफ झुक जाते हो। तुम आगे की तरफ क्यों झुकते हो, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा बॉडी जो है वो मोशन में रहता है, बस जिस स्पीड से मोशन कर रहा था तुम भी उसी स्पीड से मोशन कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ब्रेक दबाए, ब्रेक क्या हुआ, बस के टायर में लगा कि नहीं, तो बस सडनली रुक गया, बस रेस्ट में आ गया ब्रेक दबाने की वजह से। बट तुम्हारा बॉडी जो है मोशन में है, तो तुम्हारा बॉडी मोशन में रहना चाहता है, लेकिन जैसे मैं ब्रेक दबा दिया तो क्या हो गया, मेरा जैसे बस का ब्रेक दबा दिया, बस तो रेस्ट में आ गया, लेकिन हमारा बॉडी उसी स्पीड से मोशन कर रहा था कि नहीं, तो हमारा बॉडी क्या करता था, तो उसमें मोशन में रहता तो मोशन में चले जाता है। इसलिए क्या होता है, हम झुक जाते हैं, ठीक है। बस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दिए तो रुक गया, लेकिन हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया क्या, नहीं दिया, इसलिए हम लोग मोशन में थे, उसके बाद थोड़ा झुक के फिर जाके हम लोग रेस्ट में आए, तो हमारा स्टेट ऑफ मोशन में वहां पे बरकरार रखे। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होगा, अभी हम लोग कोई भी एक तो पेड़ का जो क्या है उसको शेक करते हैं, ठीक है, पेड़ को जाके हिलाते हैं, ठीक है, पेड़ का ब्रांच को अगर हिलाते हैं तो वहां से कुछ पत्ते या फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं, देखो जैसे पेड़ को हम लोग यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ में क्या है, एक तो फ्रूट है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ब्रांच को यहाँ पे हिलाया तो क्या होगा, ये हिलेगा तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होगा कि नहीं, लेकिन देखो हम लोग फोर्स किसके ऊपर दिए, ब्रांच के ऊपर दिए, फ्रूट के ऊपर दिए क्या, नहीं दिए। तो ये क्या होगा, जैसे फॉरवर्ड मोशन होगा कि नहीं, ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, तो ये पीछे की तरफ लगेगा, जब पीछे की तरफ आ गया है, जैसे इसको फिर से इधर लाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा नहीं, तो इसी बीच क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है, इसलिए और नीचे गिर जाता है। सो ये सारी चीज किसके वजह से होता है, हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हर चीज में, हर कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इफ यू आर गाइस नोटिसिंग, या तुमको अगर कोई भी नेचर में दिखाई दे रहा है जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ तुमको दिखाई दे रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर तुम नेचर में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसको नेचर में फाइंड आउट करने का कोशिश करो। अगर नेचर में कहीं भी तुमको न्यूटन का फर्स्ट लॉ होने का दिखाई दे रहा है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हमको भी उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिले। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, तो स्किप मत कीजिए और
अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है किसी आपका दोस्त का ज़रूरत है इस चैप्टर का उसको समझने के लिए तो उसको भी थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।